हेलो स्टूडेंट्स, जो अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे बेटा, जो अपना 5th चैप्टर था मैग्नेटिज्म, वो अपना खत्म हो गया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसके ऊपर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको और करा देता हूँ उसके ऊपर। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा था, 2-3 न्यूमेरिकल अपन को करने हैं उस चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ऑन मंडे। ओके, चलिए जी करते हैं पहला न्यूमेरिकल। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, और वो मैग्नेटिक प्लेन, जो उस पॉइंट से मैग्नेटिक प्लेन पास हो रहा है या मैग्नेटिक मेरिडियन, उससे अलाइन है। ठीक है, अच्छा जी, और कह रहा है कि जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट है वो मैग्नेट के सेंटर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट रखी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसके एक्सिस पे जो नल पॉइंट मिल रहा है, नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, इसके एक्सिस पे, और 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नल पॉइंट है। अच्छा नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, 0 है। अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसमें मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस डायरेक्शन में ये B ड्यू टू मैग्नेट, इसका मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसके इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तभी तो नेट 0 होगा। B नेट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, जो मैग्नेट एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वो तो अलोंग द एक्सिस यानी एन कैप की डायरेक्शन में डेवलप करती है, यानी इस डायरेक्शन में, नॉर्थ हैंड है ना, तो इधर डेवलप करेगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इसके इक्वल और अपोजिट आया देन B नेट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा नल पॉइंट के लिए। अच्छा जिस जगह पे ये रखा हुआ है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप आपको 0 दे रखा है, एंगल ऑफ डिप 0 है ना, डेल्टा से लिखो, चलो डेल इक्वल टू आपको दे रखा है 0। अच्छा डेल 0 का मतलब जो BE इज इक्वल टू BH, ऐसे लिख लो, BH इज इक्वल टू BE कोस डेल्टा, और कोस डेल्टा डेल्टा की वैल्यू 0 तो कोस डेल्टा की वैल्यू 1, यानी BH इज इक्वल टू BE। ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिप भी 0 बता रहा हूं मैं। डिप 0 मतलब जो मैग्नेट को अगर वर्टिकल प्लेन में फ्री छोड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, 0, यानी वो ऐसे, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। ओके, अच्छा इसका मतलब हुआ, और यहाँ पे इस जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 0.36 डॉट्स, ये क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब इस पॉइंट पे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, यानी जो किसके इक्वल है, BE के, और ये मैग्नेट के कारण जो है ये कितना है भैया, BM है। अच्छा तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.36 गॉस इक्वल टू BM। अच्छा इस पॉइंट पे BM होगा कितना, BM की वैल्यू होगी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। बेटा आपको क्या क्या पता है, देखो क्या BM की वैल्यू निकल आई, यस सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पता है, R पता है, तो चाहो तो आप M निकाल सकते हो, क्या चाहो तो आप M निकाल सकते हो, पर M निकलवाया नहीं है फिलहाल क्वेश्चन में। ठीक है, चाहो तो निकलवा भी सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होगा, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, म्यू नॉट 4 पाई पता है, R इन 14 सेंटीमीटर पता है, दो वैल्यू आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी अगर पूछना चाहे तो। ठीक है, पर पूछा नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर ये 14 सेंटीमीटर इधर नल पॉइंट आया तो मैं इसी मैग्नेट के इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखूं, इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखूं यहाँ पे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे, वही 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए R है तो इधर भी R डिस्टेंस पे देखूं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
14 सेंटीमीटर, इधर तो नल पॉइंट है, इधर 14 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा? तो पहली बात तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एम के अपोजिट होती है, यानी उधर भी एम है तो इधर ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, BM1 लिख लेता हूँ चलो इसको, ठीक है। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है, तो इधर डायरेक्शन इधर हो गया ना इक्वेटोरियल एक्सिस पे, या मैं इसको बी इक्वेटोरियल लिख लेता हूँ, बी इक्वेटोरियल, और इसको लिख लेता हूँ बी एक्सिस पे, और ये हो जाएगा बी एक्सिस, बी एक्सिस। अच्छा जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा बेटा सेम ही रहेगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओरिजिनल कंपोनेंट इधर है तो ये इधर ही रहेगा। तो अगर मैं पूछूं सेम 14 सेंटीमीटर एक्सिस पर अगर न्यूट्रल पॉइंट था तो इक्वेटोरियल एक्सिस में 14 सेंटीमीटर अवे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा बी टोटल या बी नेट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वल टू बी ड्यू टू मैग्नेट एट इक्वेटोरियल एक्सिस प्लस मैग्नेटिक फील्ड टू अर्थ। भाई दिख तो आपको जीरो दे रखा है। अच्छा जी, तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे सेम डिस्टेंस पे अगर मैं इधर जाऊं और इधर, तो अगर इधर देखूं तो इधर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n बाई आर क्यूब। अच्छा जी, यानी सेम डिस्टेंस पे अगर मैं ये आपका इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, और आप तो जानते हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सिस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हाफ होगा। बोलो सही है क्या? यस सर। तो मैंने यहां से लिखा कि ये हो गया आपका इक्वेटोरियल एक्सिस पे बी ऑन द एक्सिस बाई 2 प्लस बी। अच्छा जी, अब देखिए एक्सिस के ऊपर कितना है? एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट आया ना, न्यूट्रल पॉइंट आया तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना मैग्नेट के एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी भाई, तो ये कितना आ गया? एक्सिस की वैल्यू 0.36 गॉस बाई 2 प्लस ये कितना हो गया? 0.36 गॉस। सोल्व कर लो, ये आएगा 0.18 गॉस प्लस 0.36 गॉस इक्वल टू 0.54 गॉस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन वापस से समझिए, ऐसे दिया था ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है। एट दिस प्लेस एंगल ऑफ डिप इज 0 एंड at 14 centimeter away from the center on the axis of bar magnet there is a null point. Then how much net magnetic field या total magnetic field at 14 centimeter at the equatorial axis? उन्होंने कहा कि एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 14 सेंटीमीटर पे अगर नल पॉइंट आ रहा है तो 14 सेंटीमीटर अवे इक्वेटोरियल एक्सिस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो बेटा जहां से आपके पास एक्सिस पे दे रखा है तो यहाँ से एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो गया? जितना अर्थ ने डेवलप किया, अर्थ का दे रखा, तो यानी आपको सिंपल बिना कैलकुलेशन के पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर अवे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0.36 ही हो गया, अर्थ के बराबर ही होगा, तभी तो इक्वल अपोजिट होगा, तभी तो नल पॉइंट आएगा। यानी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है जितना अर्थ का, अर्थ का आपको गिवन था। अब सेम इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखोगे तो आपको पता है इक्वेटोरियल एक्सिस पे सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है जो एक्सिस पे। तो अगर इक्वेटोरियल एक्सिस पे 0.36 गॉस है तो यहाँ पे 0.18 गॉस हो जाएगा, प्लस अर्थ का तो बेटा वो रहेगा ही, और दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, ये मैंने आपको अभी दिखाया था डायग्राम में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जाएगा, पहला क्वेश्चन। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऐसे कहा है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, चलो बार में बना लेंगे, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 5.25 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, इस मैग्नेटिक मोमेंट वाली एक बार मैग्नेट है। अच्छा, जिस जगह बार मैग्नेट रखी हुई है उस जगह अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.42 गॉस, 0.42 गॉस, और एंगल ऑफ डिप 0, यानी ये किसके इक्वल होगा? BH के इक्वल होगा। चलिए पर छोड़िए दो, आपसे बोला एक्सिस पे, तो इससे पहले एक क्वेश्चन और कीजिए। पिछला ही क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट और कर लीजिए।
वो ये था कि अगर वही बार मैग्नेट जो आपने पिछले क्वेश्चन में ऐसे रख रखी थी, नॉर्थ और इधर साउथ, तो नल पॉइंट कहाँ आ रहा था, यहाँ से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आ रहा था। यस सर, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की डायरेक्शन ये थी और BH ये थी। अब बोला कि अगर मैं इस बार मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, यानी ऐसा कर दूं, ये हो जाए नॉर्थ, ये हो जाए साउथ, तो एक्सिस पे इसी पॉइंट पे देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का तो कभी चेंज नहीं होगा भाई। इसको चेंज करने से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अच्छा, पर एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर इस बार मैग्नेट को मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट तो वहीं मिलेगा जहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा। अच्छा जी, और अर्थ का तो फिक्स है भाई, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा उस पॉइंट पे जाकर न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। अच्छा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो डायपोल, इसकी जो मोमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी साउथ टू नॉर्थ होगी। तो एक्सिस पे पूरे पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, BH की तो फिक्स है, अगर एक्सिस की बात करूं तो BH तो फिक्स और B ड्यू टू मैग्नेट भी फिक्स बेटा इधर होगा। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट के लिए ये अपोजिट होने चाहिए, तो देखो BM की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो अगर मैं इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करूं तो BH तो इधर ही रहेगा, BH तो इधर ही रहेगा और BM इधर होगा। यस सर, BM इधर हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि अच्छा, यानी इक्वेटोरियल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर BM और BH अपोजिट होंगे। मान लो ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट मान लीजिए R डिस्टेंस पे है, तो R डिस्टेंस पे भी जो आपका ड्यू टू मैग्नेट है ये कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब, ये हो गया। अच्छा, ये यहां से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको पता था, मान लीजिए इसको मैं लिख लूं R1, इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे पहले न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था यहां से 14 सेंटीमीटर, तो यहां पे 14 सेंटीमीटर यानी इसको मैं R1 लिखूं तो B की एक्सिस के ऊपर देखना 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, यहाँ पे B ऑन एक्सिस इज इक्वल टू BH और इसकी वैल्यू थी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई R1 क्यूब, सही है। अच्छा, यानी BH की वैल्यू किसके बराबर थी, जो B एक्सिस पे डेवलप हो रहा है इतना, यानी मैग्नेटिक फील्ड का तो मुझे पता है कि BH की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अच्छा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आना चाहिए तो BH की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होनी चाहिए और BH तो सेम ही रहेगा हर जगह, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना होगा, जब न्यूट्रल पॉइंट इधर आ रहा था उस समय B ऑन एक्सिस और BH दोनों बराबर थे, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था। तो यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वही होगी जो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, और उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम कितना होगा, इतना। यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता चल गया पक्का से होगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई बाई R1 क्यूब। और जब ये इक्वेटोरियल एक्सिस पे होगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फिर BH के बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई R क्यूब। तो म्यू नॉट 4 पाई m ये कैंसिल हो गए, तो जो R1 क्यूब की वैल्यू आएगी वो आएगी R बाई 2⁻⁴। शायद ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, चेक कर लेना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, R की वैल्यू कितनी, 14 सेंटीमीटर अपॉन 2⁻⁴। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। तो अगर आप मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे देन नल पॉइंट विल शिफ्ट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे पहले न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है तो आप इसको चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, तो अब इस एक्सिस पे तो कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट हो नहीं सकता। हाँ, इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से अपोजिट होती है, तो एक्सिस पे इधर है तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे किधर होगी भाई, इधर होगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। यहाँ से अगर R1 डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट आया था तो यहाँ से मान लो R डिस्टेंस पे आएगा, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हुआ नहीं, तो यानी यहाँ पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही हो जाना चाहिए जो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट था पहले, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल था। अब डायरेक्शन तो अपोजिट इक्वेटोरियल एक्सिस पे हो गई, पर मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो यानी जितना मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आ रहा था उतना ही डिस्टेंस इस R डिस्टेंस पे आना चाहिए। तो 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कितना होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड, इतना, और ये 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कितना होगा बेटा, इतना। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 14 और बाई 2⁻⁴।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि एक स्मॉल बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2.2 एंड 5.25 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.42 इतनी दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला जैसे ये मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, ठीक, ये हो गया S, ये हो गया N। अच्छा बोले कि जो मैग्नेट की एक्सिस है ना, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इधर है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे देखूंगा तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, इधर। ये मैग्नेट के कारण है एक्सिस पे, और अर्थ के कारण किधर मिलेगा भाई, इधर मिलेगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इधर आएगा। तो उसने बोला कि बताइए कितनी डिस्टेंस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा ये 45 अगर एंगल बनाना है तो ये 45 है तो ये भी 45, यानी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोला कि बार मैग्नेट की एक्सिस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो बताइए एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। मैं कहती देखे भाई 45 डिग्री एंगल तब बनाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये इससे 45 तब बनाएगा जब ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे, यानी इसका और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा तब 45 आता है ना। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तब रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, यानी जिस पॉइंट पे BE और BN ऑन एक्सिस ये दोनों बराबर हो गए उसी पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। B की वैल्यू दे रखी है बेटा सर 0.24 इंटू 10⁻⁴ बोलो दे रखी है, गाउस से केस लाइन कन्वर्ट कर लिया ना। अच्छा इधर रख लिया भैया आपने एक्सिस पे 2 μ0/4 पाई कितना होता है 10⁻⁷ होता है, 2 μ0/4 पाई, इसकी वजह से यहाँ लिख देता हूँ 2 μ0/4 पाई m/r³। अच्छा तो 2 μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई 10⁻⁷ होती है ना, तो ये तो 2 हो गया, ये 10⁻⁷ हो गया। m क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 5.25 इंटू 10⁻² अपॉन r³। भाई r आपको निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, बाकी सब टर्म इधर ले आओ, सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका r आ जाएगा। सेम दूसरा पूछा कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे वही 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इतना, अब भी 45 डिग्री एंगल बनना है तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके बराबर होना चाहिए, बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये डिस्टेंस r है, तो यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड हो यहाँ पे 45 होने के मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का बराबर होना चाहिए जब अर्थ का फिक्स है, और यहाँ पे भी अर्थ का और मैग्नेटिक फील्ड बराबर होना चाहिए, यानी जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आना चाहिए, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आना चाहिए। यानी मान लीजिए यहाँ से r डिस्टेंस में 45 एंगल है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी मुझे ये कुल मिला के क्वेश्चन हो गया कि r डिस्टेंस पे जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दूरी पे, r1 दूरी पे इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पे, तो दोनों में रिलेशन होता है बेटा। अगर ये डिस्टेंस है r1 होगा r/2⁻⁴ पिछले क्वेश्चन में चेक कर लेना। यानी अगर यहाँ पे b की वैल्यू b के बराबर होगी r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे b की वैल्यू bm की वैल्यू b के बराबर कब होगी r/1/2⁻⁴ पे, है ना भाई। 45 के लिए bm और b बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे 45 के लिए फिर से bm और b बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए अगर r डिस्टेंस पे bm की वैल्यू b के बराबर होती है और यहाँ से r1 डिस्टेंस पे b की वैल्यू bm के बराबर होती है, तो r1 की वैल्यू आएगी r/2⁻⁴। ये यहाँ से जो भी आपने r निकाला है ये वैल्यू पुट यहाँ पे कर देना, आपके पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके चलिए जी एक क्वेश्चन और देखिए।
चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखो, उन्होंने कहा कि कॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं 30, ठीक है, और उसकी रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और उसके अंदर करंट दे रखा है 0.35। तो क्या वो करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी? सर बिल्कुल कर रही होगी। अच्छा, किसी भी कॉइल के कारण उसके एक्सिस पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन इधर आएगी, अपोजिट हो रहा है तो इधर आएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड होता हमेशा या तो इधर है या इधर होगा, उसके एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह है जहां पे डिक्लिनेशन 0 है। डिक्लिनेशन कितना है भाई? 0। तो डिक्लिनेशन होता क्या है सर? डिक्लिनेशन होता है कि अगर किसी मैग्नेट को फ्री छोड़ो तो वो ज्योमेट्रिक नॉर्थ से उसके एक्सिस कितना एंगल बनाती है, और वो एंगल है 0। यानी मैग्नेट को फ्री छोड़ोगे तो वो इस डायरेक्शन में उठेगी। इसका मतलब आपको दिया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सुना जरा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इस डायरेक्शन में डिक्लिनेशन 0 है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योमेट्रिक नॉर्थ सेम डायरेक्शन में ये आता है, इसका मतलब, ठीक है जी। अच्छा, अब इसने बोला कि मैग्नेट को रखा मैंने नॉर्थ से 45 डिग्री पे, नॉर्थ से 45 डिग्री पे रखा। अच्छा, तो नेट जो डिफ्लेक्शन आया वो इस डायरेक्शन में आया। ऑप्शन तो इस जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये कह रहा है नॉर्थ से 45 डिग्री के ऊपर मैंने ये वाली कॉइल प्लेस कर दी, ये वाली कॉइल प्लेस कर दी 45 डिग्री। तो अब मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल का हो जाएगा और इसका हो जाएगा। और बोला कि जो उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी तो उसकी डायरेक्शन आई टुवर्ड्स ईस्ट। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। इसका मतलब कॉइल का मैग्नेटिक इसका और कॉइल का, यानी इसका मतलब कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू कॉइल वो इधर होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ सकता है। कुछ चांस होगा इधर आने का। यस सर। अच्छा जी, और ये कहां पे रखी है भाई? 45। यानी इसका मतलब कॉइल तुम्हारी ऐसे रखी है 45 पे, और इसका रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में है। ओके, अच्छा, तो क्या तुम कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? यस सर। ये होता है म्यू नॉट NI/2R। क्या सारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? यस सर। तो आप चाहो तो ये निकाल सकते हो। ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहूंगा बताओ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो देखो अर्थ का मैंने कहा, वापस से क्वेश्चन सुनिए। एक जगह ऐसी है, एट सम प्लेस द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 0, ठीक है। ए कॉइल इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, देन a magnetic compass is placed at the center of the coil pointed towards the east direction. It means the magnetic field दो हो गई, तो कॉइल के कारण हो गया, किसके कारण हो गया? और इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेट तो उधर जाएगी जिधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, तो देखो इधर रिजल्टेंट आना चाहिए। तो एक वेक्टर तो आपको दे रखा है, यानी दूसरा वेक्टर पक्का इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये 45 डिग्री एंगल दे रखा है, ये भी 45 होती है, भी 45। अच्छा, ये 45, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? ये आएगा BC/√2, और इधर भी कितना आएगा? BC/√2। अच्छा जी, नेट किधर आ रहा है? देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर का नेट इधर आ रहा है, यानी ये दो इस वेक्टर के आपने दो कंपोनेंट किए, एक इधर और एक इधर, तो यानी ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तभी तो नेट उधर बचेगा बेटा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा BC/√2। क्या BC की वैल्यू आपने इधर से निकाल ली है? यस सर। म्यू नॉट तो पता ही है, एन दे रखा है क्वेश्चन में, आई दे रखा है, 2 पता है, आर दे रखा है, तो यहाँ से पूरा BC कैलकुलेट हो जाएगा आपका। BC की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देना, तो इस पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर निकलवाएगा तो, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मैंने इस कॉइल को रोटेट किया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और कितना रोटेट किया? 90 डिग्री। तो भाई देखो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को तो कुछ लेना देना नहीं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा, और मैंने कॉइल को रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो भैया कॉइल इधर होगी। और जो अब मैं इसको यूं घुमाता यूं लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा।
मैं कॉइल को रोटेट कर रहा हूं, तो क्या कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहेगा, बस इसको यू रोटेट करोगे तो इसकी डायरेक्शन में यू रोटेट होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगी। बोलो ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स ओर कर दी, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स ओर कर दी तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज हुआ? नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहा जितना पहले था, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब चेंज हो गई। तो क्वेश्चन में क्या था, देखो लैंग्वेज क्या दी, उन्होंने बोला इफ द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस बाय एंगल 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, देन व्हाट इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो बोला मैग्नेटिक नीडल की नई डायरेक्शन क्या आएगी। चलिए भाई, अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक ये और एक ये। भाई वही ये 90 डिग्री रोटेट किया है, तो ये वही 45 और 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जहां 45 था 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा 45, ये 45 है तो ये 45, ये 45 है तो ये 45 है ना, तो 45। यानी अब यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा BC/√2 और इधर भी कितना आएगा भाई BC/√2। क्या BC/√2 B को कंप्लीट कैंसिल कर रहा था पहले? यस सर, BC/√2 B को कंप्लीट कैंसिल कर रहा था, तभी तो नेट, क्योंकि पहले क्वेश्चन में था नेट इधर आ रहा है, इसका मतलब BC/√2 B को कैंसिल कर सकता है। अब भी B के अपोजिट डायरेक्शन में BC/√2 ही आ रहा है, यानी ये इसको अब भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि BC की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है, तो नेट जो बचेगा क्या वो इस डायरेक्शन में बचेगा। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक नीडल मैंने रखी है, जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स वेस्ट, इधर हो जाएगी टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो पहले ईस्ट में आ रही थी, उसके बाद अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो और करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तो जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन थी वो ईस्ट से सीधी किधर चली जाएगी भाई, वेस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए जी, तो यहां तक इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके अलावा और देख लीजिए एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है किसी भी करंट कैरी कॉइल का? NIA, और क्योंकि दो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैं काफी क्वेश्चन भी करवाए थे कि स्क्वायर सेम लेंथ की वायर से स्क्वायर बनाया, सर्किल बनाया, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो होता हो, ऐसे कई मतलब ऐसा रहता है। एरिया ना पूरा एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, और मान लीजिए मैं इस पर कोई एक ऐसा कोई प्लेन रख दूं जिसकी ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए l है और ये वाली मान लीजिए हाइट x है, ऐसे ये l है, ये x है। ये देखो प्लेन को सीधा का इसको जूम हो गया मैंने, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और फिर ठीक है मुझे पूछा नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, ठीक कितना होगा? करंट I फ्लो हो रहा है, तो भैया पहले इसका देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, अंदर की तरफ, इधर आएगी अंदर की तरफ। तो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं m1 तो या और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख लो बेटा m2, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? नेट सर जी ये m1 m2 के वेक्टर सम के बराबर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम के बराबर है। सिंपल m1 प्लस m2 नहीं होगा। अच्छा तो m1 की वैल्यू लिखो, m1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो होगी n तो दे ही रखा, यानी a के नंबर ऑफ टर्न I इंटू a कितना हो गया? l इंटू h, NIA, तो n तो फिक्स है, 1 है मतलब दे नहीं रखा, तो 1 I वैल्यू I और एरिया कितना हो गया? l इंटू h। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? करंट की डायरेक्शन में फिंगर फोल्ड करो अंदर की तरफ, यानी माइनस की डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है ना तो इसकी माइनस की तरफ। अगर मैं इसकी वेक्टर में फॉर्म लिखूं तो वेक्टर में इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अच्छा m2 की वैल्यू लिखूं तो m2 की वैल्यू भैया करंट तो इसमें भी I है और एरिया तो इसका भी LH ही है। अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी देखो, इसमें जो करंट है नीचे वाली में वो u फ्लो हो रहा है, देखो इधर से u, तो आप u फिंगर फोल्ड करोगे तो नीचे वाले, और नीचे वाली डायरेक्शन तो मेरे हिसाब से माइनस j डायरेक्शन है, तो इसको लिखोगे भैया माइनस j डायरेक्शन में, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दोनों को जब ऐड करोगे इन दोनों को, ये वेक्टर फॉर्म में है ना, ILH तो कॉमन आ जाएगा और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा j कैप प्लस k कैप। तो कई बार जब एरिया ऐसा मुड़ा हुआ होता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से लिख लेते हैं, दोनों एरिया का अलग अलग लिख लो और फिर उनका वेक्टर सम कर लीजिए। उनका क्या कर लीजिए भाई? वेक्टर सम। चाहिए जी और देखिए ठीक है, एक टॉपिक को देख लीजिए,
मैग्नेटिक फील्ड कैविटी प्रॉब्लम। देखिए मान लीजिए कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है, ऐसा इस टाइप से सिलेंड्रिकल है ना, ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और करंट की वैल्यू है I, और करंट मान लीजिए अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। इसकी रेडियस है वायर की मान लीजिए कैपिटल R। यहां से मैंने कैविटी कट कर ली, ये कैविटी कट कर ली, ठीक है। अच्छा मैंने कहा अब इस वायर के सेंटर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कैविटी कट नहीं करते, इसमें से अगर ये मान लो ये कैविटी कट नहीं होती, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता, वो आता बाहर वाले पॉइंट के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2πr। बट अभी आपने कैविटी कट कर चुके हो और इसके अंदर मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा था और इसमें से आपने ये कैविटी कट कर ली। चलिए अब देखिए, तो जहां पे भी कैविटी आप कट कर लो, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा B ड्यू टू कंप्लीट वायर, जो ये कंप्लीट वायर यहाँ पे जनरेट करता, माइनस कैविटी आपने कट कर ली B ड्यू टू कैविटी, ठीक। तो पहले तो आप उसको कंप्लीट वायर मान लो, कंप्लीट वायर मान लो। तो कंप्लीट वायर के कारण करंट बेटा आपने अंदर की तरफ माना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ, कंप्लीट वायर का। अच्छा कैविटी के अंदर भी भाई करंट तो सेम डायरेक्शन में ही है, तो अब तो सिर्फ कैविटी के कारण मानोगे तो कैविटी के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भाई, नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया B ड्यू टू कंप्लीट वायर और ये हो गया बेटा B ड्यू टू कैविटी। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी आप B ड्यू टू कंप्लीट वायर निकाल लीजिए और फिर B ड्यू टू इस कैविटी निकाल लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो वापस से देखो, मान लीजिए पूरा कंप्लीट वायर होता तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आता, जैसा कंप्लीट वायर का, इसमें से कैविटी कट कर लिया। अब आप सिंपल कैविटी का निकालो, तो कैविटी का भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आया भाई, नीचे, तो यानी कंप्लीट वायर का और कैविटी का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, पर आपको ये दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं क्योंकि कैविटी तो आपने कट कर ली है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B ड्यू टू कंप्लीट वायर माइनस B ड्यू टू कैविटी, इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो कंप्लीट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे कितना होगा सर जी, ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा B कैविटी, तो B ड्यू टू कैविटी कितना होगा, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस बैठेगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस ये बैठेगी, देखो ये r/2 है, तो ये हो जाएगा r माइनस r/2, बोलो सही है, r माइनस r/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो कैविटी का हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2π और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी r माइनस r/2। और कैविटी में कितना करंट होगा भाई, पूरे वायर में आपसे कहा था I करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, I करंट, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको कैविटी कट कर लिया तो कैविटी इस एरिया में कितना करंट आएगा कैविटी वाले में, तो कैविटी वाले एरिया में जो करंट होगा वो होगा, देखो पाई r स्क्वायर एरिया में जो करंट है वो कितना था भाई I, ठीक है। तो यूनिट एरिया में कितना हो गया अपॉन पाई r स्क्वायर, तो इस एरिया में पाई r स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल यानी I/4 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेना बेटा I/4। अब आपको कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू अगर दे रखी हो तो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r रख दीजिए, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये मेथड है कैविटी प्रॉब्लम, यानी कैविटी प्रॉब्लम में कभी भी आपने निकला है तो आप ड्यू टू कंप्लीट वायर पहले निकाल लीजिए, फिर कैविटी के कारण अलग से निकाल लीजिए और फिर दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ओके। चलिए जी, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस पर करवा नहीं रहा हूँ। आजकल कॉम्पिटिशन में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप मेथड देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में इस पर और क्वेश्चन करवा देंगे कैविटी प्रॉब्लम पे, ओके। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।